क्वेश्चन वी हैव इज आइडेंटिफाई द टूथ। इसमें हमारे पास दिस इज मैक्सिलरी मोलर, दिस इज फर्स्ट प्राइमरी मैक्सिलरी मोलर, दिस इज सेकंड प्राइमरी मैक्सिलरी मोलर और ये मैंडिबुलर मोलर्स आ जाते हैं। कितनी ज़्यादा फ्लेयरिंग है इससे पता चलता है कि ये प्राइमरी मोलर्स है। 3 रूट्स हैं तो मैक्सिलरी हुआ और 2 रूट्स हैं तो मैंडिबुलर हुआ। अब मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की बात करते हैं। फर्स्ट मोलर मैक्सिलरी। द मेसोलिंगुअल कस्प इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कस्प ऑन दिस टूथ। इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड शार्पेस्ट कस्प। मेसोलिंगुअल कस्प सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कस्प होता है इस दांत का और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और शार्पेस्ट कस्प होता है। डिस्टोलिंगुअल कस्प जो है वो पुअरली डिफाइंड होता है फर्स्ट प्राइमरी मोलर में। डिस्टोलिंगुअल cusp is poorly defined and it is rounded when it exists at all. From the lingual aspect से जो डिस्टोबक्कल cusp होता है, it may be seen since it is longer and well developed than the distolingual cusp. डिस्टोबक्कल दिखाई देता है लिंगुअल एस्पेक्ट से क्योंकि जो डिस्टोलिंगुअल है वो कम डेवलप्ड होता है दैन डिस्टोबक्कल। द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर प्राइमरी मोलर resembles first molar but is smaller in all dimensions. Okay, next we have is maxillary second molar। ठीक है, सेकेंड मोलर या फिर ई की बात कर रहे हैं। लिंगुअली द क्राउन शोज फॉलोइंग 3 cusps। क्राउन में लिंगुअली 3 cusp दिखाई देते हैं। मेसोलिंगुअल cusp आता है। मेसोलिंगुअल cusp इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। मेसोलिंगुअल cusp इज लार्जेस्ट एंड वेल डेवलप्ड। डिस्टोलिंगुअल cusp विच इज primarily well developed, it is well developed so that the distolingual cusp, it is well developed more than that of the first molar, more developed than the first molar. The third supplemental cusp, जो E है उसके अंदर supplemental cusp भी होता है, that is cusp of Caribelli। ठीक है, it is also known as tubercle of Caribelli या फिर इसको हम fifth cusp भी बोलते हैं। All 3 roots are visible from the lingual aspect. The lingual root is the largest and the thickest root। E की बात हो रही है। इन कंपैरिजन टू ऑल अदर रूट्स, जो मीजल और डिस्टल रूट है उसके कंपैरिजन में लिंगुअल जो है वो लार्जेस्ट और थिकेस्ट होती है और ये क्लियरली मिमिक करता है फर्स्ट परमानेंट मोलर को। नेक्स्ट इन लाइन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मैंडिबुलर फर्स्ट प्राइमरी मोलर। ठीक है, फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट जो क्राउन और रूट है वो कन्वर्ज करते हैं टू अ मार्क्ड एरिया ऑन द मेजल सरफेस। डिस्टोलिंगुअल कस्प जो है दैट इज वेल राउंडेड एंड डिस्टोलिंगुअल कस्प एंड मेसोलिंगुअल कस्प, ठीक है, दे सजेस्ट अ डेवलपमेंटल ग्रुप बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एक डेवलपमेंटल ग्रुप होती है। डिस्टोलिंगुअल और मेसोलिंगुअल के बीच में डेवलपमेंटल ग्रुप प्रेजेंट होती है। द मेसोलिंगुअल कस्प इज शार्प लॉन्ग एट द टिप मोर देन एनी ऑफ अदर कस्प। मेसोलिंगुअल कस्प जो है वो सबसे ज़्यादा शार्प होता है, लॉन्ग होता है और सारे कस्प से ज़्यादा ये जो कैरेक्टर हैं वो बड़े होते हैं। द शार्प एंड प्रोमिनेंट मेसोलिंगुअल कस्प ऑलमोस्ट सेंटर्ड लिंगुअली बट इन लाइन विद द मेजल रूट। ये ऑलमोस्ट सेंटर्ड होता है जो मेसोलिंगुअल कस्प है, लेकिन ये रूट के साथ सेंटर्ड होता है, मतलब रूट के साथ बराबर होता है। एंड इट्स आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ऑक्लोजली ऑन द प्राइमरी फर्स्ट मोलर। It is noted that mesial marginal ridge is so well developed that it might almost be considered another small cusp lingually। जो mesial marginal ridge होती है इस मोलर में वो इतनी well developed होती है कि इस छोटी सी हिस्से को एक अलग cusp भी गलती से माना जा सकता है। Part of the two buccal cusp may be seen from this angle। इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो पार्ट ऑफ 2 बक्कल कस्प हमें दिखाई देते हैं, मतलब बक्कल कस्प भी दिखाई देगा और यहाँ से हमारी लिंगुअल कस्प भी दिखाई देगा अगर हम लिंगुअल एंगल से देख रहे हैं तो। फ्रॉम द लिंगुअल एस्पेक्ट द क्राउन लेंथ मेजली एंड डिस्टली इज मोर यूनिफॉर्म दैन इट इज फ्रॉम द बक्कल एस्पेक्ट। द सर्वाइकल लाइन इज स्ट्रेटर, सर्वाइकल लाइन इज स्ट्रेट एंड द क्राउन लेंथ मेजली एंड डिस्टली इज मोर यूनिफॉर्म दैन फ्रॉम द बक्कल एस्पेक्ट। Next after that we have is mandibular second primary molar। Mandibular second primary molar from the lingual aspect has 2 cusps almost of equal dimensions can be observed। Okay, 2 cusps almost of equal dimension। तीसरा cusp बीच से दिख रहा है हमें। The short lingual groove is between them। There is a short lingual groove between them। The 2 lingual cusps are not quite as wide as 3 buccal cusps। लिंगुअल कस्प वाइड नहीं होते एज द बक्कल कस्प, ये ऐसा बनता है, ठीक है। दिस आर 3 बक्कल कस्प एंड दिस इज 2 लिंगुअल कस्प। द सर्वाइकल लाइन इज रिलेटिवली स्ट्रेट एंड द क्राउन एक्सटेंड्स out over the root more distally than it does mesally।
Alright. Crown extends more mesially than it does distally. The mesial portion of the crown seems to be a little higher. Mesial portion seems to be a little higher than the distal portion of the crown when viewed from the lingual aspect. It gives the impression of being tipped distally. मतलब tipped distally दिखाई देता है. ये दांत पीछे को घूमा हुआ दिखाई देता है. ये जगह पीछे को नीचे दिखाई देती है, ये जगह ऊपर दिखाई देती है. इट्स एन इल्यूजन, क्योंकि ये वाला क्राउन जो है वो हमारे पास ज़्यादा हायर अपीयर होता है देन द डिस्टल क्राउन. ठीक है. अ पोर्शन ऑफ थ्री बकल कस्प में बी सीन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट. अगर हम इसे मिटा कर देखें तो अ पोर्शन ऑफ ईच 3 बकल कस्प, यहाँ से एक दिखेगा, यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा. अ पोर्शन ऑफ ईच बकल कस्प में बी सीन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट. Next question is, the trapezoidal outline with the smallest uneven surface occlusally is seen in. The answer is proximal surface of permanent maxillary molar. Schematic outlines टूथ के पास होती हैं. 3 तरह की होती है हमारे पास मुंह के अंदर. एक होती है ट्रायंगुलर, दूसरी होती है ट्रेपेजॉइडल और तीसरी होती है रोम्बॉइडल. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगुलर वाले की. दिस ट्रायंगुलर आउटलाइन इट इज सीन इन एंटीरियर टीथ. प्रॉक्सिमल आउटलाइन होती है ऑफ द एंटीरियर टीथ. ठीक है. द बेस ऑफ दिस आउटलाइन इज टुवर्ड्स द सर्विक्स. बेस इज टुवर्ड्स द सर्विक्स while its apex is towards the incisal ridge. ठीक है. apex towards the incisal edge आ जाएगा और base towards the cervix आ जाएगा. Fundamentals of triangular outline is that the wide base provides crown with strength. Wide base होने की वजह से crown में strength आती है. और tapered outlines labally and lingually. ये जो tapered outlines हैं labally and lingually, ये help करती हैं in biting. ठीक है. ये facilitate करती हैं into penetration of food. नेक्स्ट आउटलाइन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज ट्रेपेजॉइडल आउटलाइन. ट्रेपेजॉइडल आउटलाइन फेशियल और लिंगुअल सरफेसेस पे दिखाई देती है ऑन ऑल द टीथ. द शॉर्टेस्ट ऑफ द अनइवन साइड्स इज टुवर्ड्स द सर्विक्स एंड द ब्रॉडेस्ट इज टुवर्ड्स द इंसाइजल एज. इतना क्लियर हो गया. अब इस फॉर्म का, इस ट्रेपेजॉइडल फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस अकोमोडेट द इंटरप्रॉक्सिमल टिश्यू. दिस इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस विल अकोमोडेट द इंटरप्रॉक्सिमल टिश्यू. And this spacing between the roots will allow sufficient bone investment between the teeth so that they can bear the occlusal forces. Okay. Next is each tooth in the dental arch occlude with the 2 adjacent teeth in the opposing arch except the lower central incisor and the upper third molar. Upper third molar को छोड़ के और lower central incisor को छोड़ के बाकी जितने भी दांत हैं वो opposing 2 दांतों के साथ contact में आते हैं. The contact between the teeth in the same dental arch helps to protect the interproximal gingival tissue from trauma during mastication. अब ये जो contact है within the same dental arch, 2 दांतों के बीच का ये जो contact area है, ये prevent करता है trauma. Trauma किसको? ये जो interproximal tissue है इसको trauma जो हो, अगर ये नहीं होंगे तो इसको trauma होगा, जो खाना अंदर चल जाएगा, कोई भी रीज़न होगा. तो ये जो कॉन्टैक्ट एरियाज हैं, टाइट कॉन्टैक्ट एरियाज, ये प्रिवेंट करते हैं ट्रॉमा. ट्रेपेजॉइड इज ऑल्सो फाउंड ऑन द प्रॉक्सिमल क्राउन आउटलाइन ऑफ द मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ. ये प्रॉक्सिमली अगर हम इमेजिन करें तो क्राउन आउटलाइन है मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ की या फिर मोलर की बोल सकते हैं. द लार्जेस्ट ऑफ अनइवन साइड्स, इसमें जो लार्जेस्ट ऑफ अनइवन साइड्स होती है वो टुवर्ड्स द सर्विक्स होती है. आप देख पाओगे यहाँ पे ये साइड जो है सर्वाइकल साइड, ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड होती है, लार्जेस्ट होती है. एंड द शॉर्टेस्ट ऑफ द अनइवन साइड्स, क्योंकि इसके कस्प अंदर को कन्वर्ज कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट ऑफ अनइवन साइड हमारे पास टुवर्ड्स द ऑक्लूसिव सरफेस आ जाती है. अब इस फॉर्म का क्या सिग्निफिकेंस है? इस फॉर्म में टूथ को फोर्स किया जा सकता है इनटू फूड. नीचे वाला दांत जब ऑक्लूड करेगा तो खाना इसके अंदर इजीली फोर्स किया जा सकता है जिससे कि खाना च्यू अच्छे से हो. अब वाइड बेस होता है फॉर क्राउन स्पॉट. इसमें दूसरी पॉइंट आता है कि इसका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है. तो ये जो फोर्सेस हैं ऑक्लूजन की, या फिर खाना खाते वक्त जो हम च्यू करते हैं या फिर कुछ भी फंक्शन करते हैं, तो वो फोर्सेस को बेयर करने के लिए वाइड बेस जो है वो काम में आता है. वाइड बेस क्राउन को सपोर्ट भी करता है. इस पूरे क्राउन को ये वाइड बेस सपोर्ट कर रहा है. अब क्योंकि बेस वाइड है और ऊपर छोटा है तो ईजिली हमारे पास क्लेंजिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खाना अब अंदर नहीं जाएगा. बीच में ज़्यादा एरिया यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है नहीं, खाना यहीं पर ही च्यू होके ईजिली क्लेंजिबल हो जाता है. ठीक है. ये हमारे पास बात आई ट्रेपेजॉइडल आउटलाइन की. अब तीसरी जो क्राउन आउटलाइन आती है वो आती है रोम्बॉइडल. रोम्बॉइडल क्राउन आउटलाइन इज फाउंड इन द प्रॉक्सिमल एरियाज ऑफ ऑल द मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ. ये सिर्फ मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ में ही हमारे पास रोम्बॉइडल आउटलाइन जो है वो दिखाई देती है.
ठीक है, फंडामेंटल्स क्या है रोम्बॉइडल आउटलाइन की? जो रोम्बॉइडल आउटलाइन है, इट इंक्लाइंस द क्राउन लिंगुअल टू रूट बेसिस। ठीक है, इस रोम्बॉइडल आउटलाइन की वजह से जो क्राउन है वो इंक्लाइन होता है लिंगुअल टू रूट बेसिस, ब्रिंगिंग द कस्प इनटू प्रॉपर ऑक्लूजन विद द कस्प ऑफ देयर ओपोनेंट्स। ठीक है, ये हल्का सा टिप करवा देता है दांत को अंदर की तरफ, ताकि ये कस्प इस कस्प के अंदर ऑक्लूड कर जाए, मतलब मैंडिबुलर का कस्प मैक्सिलरी के अंदर ऑक्लूड कर जाए। द एक्सेस ऑफ क्राउन एंड रूट of the teeth of both the jaws are kept parallel so that the line of forces of mastication are parallel to the long axis of the teeth। ये जो axis of teeth होती है, मतलब पूरी axis of teeth, ये लगभग बॉडी पैरेलल बनाती है फोर्सेस के हिसाब से। ठीक है, ताकि ऑक्लूजन की फोर्सेस को इजीली बियर करा जा सके। बाय द लिंगुअल इंक्लिनेशन द अपर मोलर्स ओवरलैप द लोअर मोलर्स, thus protecting the inner surface of the cheek from being bitten during mastication। Next question we have is the distinguishing character of a particular tooth in one group is called as। क्या वो सेट ट्रेट होता है, क्या वो टाइप ट्रेट होता है, क्या वो आर्च ट्रेट होता है, क्या वो क्लास ट्रेट होता है? तो आंसर इज टाइप ट्रेट। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर टूथ इज नोन एज टाइप ट्रेट। ठीक है, ट्रेट या फिर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर या फिर क्वालिटी किसी भी दांत की, इट कैन बी ऑफ टूथ और इट कैन बी ऑफ ग्रुप ऑफ टीथ। या तो वो सिंगल टूथ का है या ग्रुप ऑफ टीथ का है, उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें टाइप ट्रेट, जो हमारा आंसर है। टाइप ट्रेट इज अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर और क्वालिटी पर्टिकुलरली ऑफ अ पर्टिकुलर टूथ इन वन ग्रुप। किसी एक दांत के बारे में बात अगर कर रहे हैं हम, जैसे मान लो हम परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, या लेटरल इंसाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वालिटीज़ होंगी जो सिर्फ उसी दांत में दिखेंगी, दैट इज नोन एज टाइप ट्रेट। क्लास ट्रेट, इट इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर और क्वालिटी पर्टिकुलरली टू अ क्लास और ग्रुप ऑफ टीथ। क्लास ट्रेट क्या होती है? क्लास और ग्रुप ऑफ टीथ के कैरेक्टर अगर सिमिलर हैं तो हम उसे बोलते हैं क्लास ट्रेट। एग्जाम्पल इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। मतलब उसमें हम सेंट्रल इंसाइजर लेटरल इंसाइजर नहीं करेंगे, इंसाइजर्स को एक कंसिडर करेंगे, कैनाइन एक, प्रीमोलर्स दोनों को एक कंसिडर करेंगे और मोलर्स सबको एक कंसिडर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल प्रीमोलर्स के पास 2 कस्प होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं बाइकस्पिड्स। कैनाइन के पास 1 कस्प होता है तो इसको हम कहते हैं कस्पिड। इसके बाद है हमारे पास आर्च ट्रेट। आर्च ट्रेट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर होता है ऑफ अन आर्च। या तो मैक्सिलरी आर्च के बारे में बात कर सकते हैं या मैंडिबुलर आर्च के बारे में बात कर सकते हैं। सारे मैक्सिलरी मोलर जो होते हैं उनके पास ऑब्लिक रिज होती है। ठीक है, ये आर्च ट्रेट का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास सेट ट्रेट। सेट ट्रेट इज अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर डेसिडस और परमानेंट डेंटेशन। मतलब कौन से सेट की बात कर रहे हैं? क्या हम प्राइमरी टीथ की बात कर रहे हैं या हम परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं? अगर हम प्राइमरी टीथ में बात करें तो प्राइमरी टीथ में सभी में पल्प हॉर्न्स बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। ये उसका एक सेट का ट्रेट है, सारे सेट का ट्रेट है। और परमानेंट टीथ लार्जर होते हैं डेसिडस टीथ से, ये परमानेंट टीथ का ट्रेट है। क्लियर? चारों ट्रेट समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द एज ऑफ द पेशेंट। तो इसमें हमारे पास इन सारी चीज़ों को देख के, इस डायग्राम को देख के हमें जज करना है कि एज कितनी है पेशेंट की। देखो, पर पेशेंट के मैक्सिलरी और मैंडिबुलर इंसाइजर्स आ चुके हैं। ठीक है, और फर्स्ट मोलर भी आ गया है, तो मतलब पेशेंट 6 साल से तो बड़ा होगा। और अगर इंसाइजर्स आ चुके हैं पूरी तरह से तो लगभग 10 साल जितना बड़ा हो चुका है। अब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर्स जो हैं वो इरप्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये प्रीमोलर्स अभी इरप्ट कर रहे हैं। सिंस मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर इरप्ट्स एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, मतलब मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर हमें पता है कि अराउंड द एज ऑफ 10 ईयर्स इरप्ट करता है, और मैक्सिलरी कैनाइन 11 साल पे इरप्ट करता है। ये जो मैक्सिलरी कैनाइन है 11 साल पे इरप्ट करता है। ये इरप्ट अभी तक हुआ नहीं है, और जो डेसिडस कैनाइन है वो यहाँ पड़ा हुआ है। ओके, तो जो चाइल्ड है उसकी एज 10 ईयर्स प्लस माइनस 9 मंथ्स हमारे पास आ सकती है। देखो 14 पे कैनाइन लगभग इरप्ट हो चुका होता है, 6 साल नहीं होगा क्योंकि इंसाइजर पूरी तरह से इरप्ट कर गया है। 12 और 10 में से हमारे पास चूज़ करना है हमें। लेकिन मैक्सिलरी कैनाइन जो है वो 11 साल की उम्र में इरप्ट करता है। 11 साल की उम्र में इरप्ट करता है, मतलब आफ्टर 11 इरप्ट करेगा। तो मैक्सिलरी कैनाइन हमारे पास इरप्ट नहीं किया है, तो हम 12 वाला आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि 12 पे हमारे पास कैनाइन तो इरप्ट हो ही चुका होना था। इसीलिए वी आर गोइंग टू चूज द आंसर 10 ईयर्स प्लस माइनस 9 मंथ्स। क्लियर?